जय हिंद दोस्तों। मैं बिलाल वाहिद स्वागत करता हूं मेरा आपका मेरे चैनल पर सरकारी की तैयारी विद बिलाल में। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी पर। तो क्लास की शुरुआत से पहले मैं इस क्लास की शुरुआत एक शायरी से करता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी सरजोशी के साथ, इसी जोश के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है जियोग्राफी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जियोग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से मिलकर के बना है, क्योंकि ग्रीक भाषा के एक शब्द से मिलकर बना है जिसका मतलब जियो प्लस ग्राफी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जियोग्राफी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के जियो और ग्राफी से मिलकर के बना हुआ है। तो जियो का मतलब मेरे दोस्तों होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, और दोनों को मिला दे हम तो पढ़ते हैं पृथ्वी का अध्ययन। इसे हिंदी में कहेंगे पृथ्वी का अध्ययन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी और हिंदी में बोलते हैं भूगोल। तो अब बात आती है, ये तो हो गया जियोग्राफी। तो अब बात आती है कि जियोग्राफी के पिता कौन है। फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ देखिए, जियोग्राफी के अगर फादर आपसे पूछे, अगर आपसे जियोग्राफी के फादर पूछेंगे तो ये थे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, ये इरेटोस्थनीज थे जिन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का खोज किया, जिन्होंने हमें बताया कि पृथ्वी की गतियाँ कैसे होती हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। इन्होंने सबसे पहले जो है हमें बताया था जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में। तो ये है इरेटोस्थनीज। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, जो आधुनिक भूगोल के पिता हैं आपको, ये आपसे इस तरीके से पूछ ले, फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, तो ये है हिकैटियस। हिकैटियस अगर आपसे पूछे कि जो है भूगोल के पिता कौन है, तो भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, तो आधुनिक भूगोल के पिता आपके हिकैटियस हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे, ये तो हो गई खोज करता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति होती कहाँ से है। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। जब 19वीं शताब्दी होती है आपकी, तो 19वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमें भूगोल के बारे में जानने को मिलता है। लेकिन 20वीं शताब्दी जब आती है, यहाँ तो हमको एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी जानकारी मिल गई। लेकिन जब 20वीं शताब्दी आती है, 20वीं शताब्दी आती है, 20वीं शताब्दी जब आती है, तो दो सिद्धांत दिए जाते हैं। वो दो सिद्धांत कौन होते हैं? एक होता है संभववाद का सिद्धांत, संभववाद का सिद्धांत, और एक था निश्चयवाद का सिद्धांत। निश्चयवाद का सिद्धांत,
दोनों सिद्धांतों में थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है, हालांकि ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है कि संभववाद का सिद्धांत क्या कहता है और निश्चयवाद का सिद्धांत क्या कहता है। हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हुए चलेंगे, फिर आगे की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, संभववाद का सिद्धांत क्या कहता है कि संभववाद का सिद्धांत के जो मानने वाले वैज्ञानिक हैं, जो मानने वाले भूगोलवेत्ता हैं, उनका मानना ये है कि मनुष्य जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढालता है, बल्कि प्रकृति जो है वो मनुष्य के अनुसार ढलती है। हालांकि ये अद्भुत है, सोचने में अविश्वसनीय भी है कि प्रकृति जो है मनुष्य के अनुसार कैसे ढल सकती है। तो लेकिन जो है संभववाद का सिद्धांत यही कहता है कि जो प्रकृति है वो मनुष्य के अनुसार बदलती है और मनुष्य जब चाहे तब इसको अपने अनुसार बदल लेता है। यह है संभववाद का सिद्धांत। लेकिन और इन्होंने एक बड़ी बात और भी कही कि मनुष्य जब चाहता है तब प्रकृति में आप जो है प्रकृति में जो है बदलाव कर सकता है। क्या मैं आपसे पूछता हूँ क्या प्रकृति में आप बदलाव कर सकते हैं? मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदुकुश पर्वत को उठा करके ले आइए और ला करके जो है राजस्थान के साइड में रख दीजिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। तो कहीं हद तक ये सिद्धांत तो सोचने से परे है। लेकिन जब हम बात करते हैं निश्चयवाद के सिद्धांत की, तो निश्चयवाद का सिद्धांत कुछ अपने आप में अलग है और ये जो है कुछ जो है इस समय से हमारे मिलता जुलता लगता है। तो निश्चयवाद का सिद्धांत क्या कहता है? निश्चयवाद का सिद्धांत ये कहता है कि प्रकृति मनुष्य के अनुसार नहीं बदलती है, बल्कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार बदलता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनिएगा कि मनुष्य जो है प्रकृति जो है वो मनुष्य के अनुसार नहीं बदलती है, जबकि मनुष्य जो है वह प्रकृति के अनुसार बदलता है। कहने का मतलब, जब ठंड आती है तो हम मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, हमें ठंड लगती है। जब गर्मी आती है तो हम टी शर्ट पे घूमते हैं, लोवर पे घूमते हैं। समझ सकते हैं आप मेरी बात को? तो वही कहना, वही जो है निश्चयवाद का सिद्धांत है। तो इन्होंने कहा कि जो है मनुष्य जो है प्रकृति के अनुसार बदलता है और प्रकृति जो है मनुष्य के अनुसार नहीं बदलती है। तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। हाँ, और लास्ट में एक इन्होंने और बात कही। वो बात क्या थी? बात इन्होंने ये कही कि मनुष्य जो है प्रकृति में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन लास्ट में एक बात ये भी कही कि हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है। लाइक दैट हम लोग कर सकते हैं और हमने किए भी हैं। जैसे कि हम कृत्रिम बांध बना देते हैं, कृत्रिम तालाब बना लेते हैं, ठीक है, पहाड़ों के बीच हम रास्ता निकाल लेते हैं, पहाड़ों को खोद करके हम रास्ता निकाल लेते हैं। यह थोड़ा बहुत हम, या आप अगर आप कहो कि पूरी के पूरे पहाड़ उठा के लेके चले जाओ तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कहो कि पूरी की पूरी नदी को मोड़ दो तो ये पॉसिबल नहीं। आप कहो समुद्र को सुखा दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो उसी तरीके से हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम कोई नदी जा रही है तो उससे हम क्या करते हैं, नहर अपने जो है अपने सुविधा के अनुसार अपनी सिंचाई के लिए जो है नहरों को निकाल लेते हैं। दैट्स इट। तो इन्होंने कहा, तो आप समझ सकते हैं कि संभववाद का सिद्धांत क्या कहता है। संभववाद का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जो है प्रकृति जो है मनुष्य के अनुसार बदलती है, मनुष्य जब चाहे तब इसमें बदलाव कर सकता है। लेकिन निश्चयवाद का सिद्धांत क्या कहता है? निश्चयवाद का सिद्धांत ये कहता है कि प्रकृति जो है, मनुष्य जो है वह प्रकृति के अनुसार बदलता है, ना कि प्रकृति मनुष्य के अनुसार बदलती है। हाँ, लेकिन मनुष्य क्या है कि थोड़े बहुत चेंजेस प्रकृति में कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ें। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए, यहाँ तक तो आपने समझ लिया, ठीक है। आपने जो है फादर ऑफ जियोग्राफी एराटोस्थेनीज, मॉडर्न फादर ऑफ जियोग्राफी वो है हिकैटियस, यानी कि भूगोल के पिता। एराटोस्थेनीज आधुनिक भूगोल के पिता हिकैटियस। मैं आपके साथ साथ में थोड़ा बहुत रिवीजन भी कराता चलूँगा, ताकि आपका जो है रिवीजन होता रहे, ताकि आप पीछे से जो पढ़ रहे हो आगे भूले ना, ठीक है। तो एक बार और रिपीट करता हूँ, भूगोल के पिता एराटोस्थेनीज, लेकिन अगर आधुनिक भूगोल के पिता पूछेगा तो हिकैटियस। हिकैटियस, तो हिकैटियस कौन थे? हिकैटियस वो थे जिन्होंने एक क्रमबद्ध विवरण बताया कि किस तरीके से ब्रह्मांड के बाद जो है आपका जो आकाशगंगा के बाद किस तरीके से जो है आपकी जो है यहाँ जो है पूरा जो है पृथ्वी और ये जो है पूरी आकाशगंगा का किस तरीके से
जो है उत्पत्ति हुई है। इस तरीके से हिकाइटियस ने इस चीज़ को एक जो है बोलते हैं क्रमबद्ध तरीके से सजाया था, इसलिए इनको आधुनिक भूगोल का जो है पिता कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात मैंने समझाई थी आपको निश्चयवाद का सिद्धांत, और समझाई थी संभववाद का सिद्धांत। तो निश्चयवाद के सिद्धांत में आपने समझ लिया कि निश्चयवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकृति मनुष्य के अनुसार बदलती है और मनुष्य जब चाहे तब इसमें प्रकृति के अनुसार अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। लेकिन संभववाद का सिद्धांत क्या कहता है कि संभववाद का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जो है प्रकृति के अनुसार नहीं बदलता, प्रकृति जो है मनुष्य के अनुसार नहीं बदलती है, बल्कि मनुष्य को प्रकृति के अनुसार बदलना पड़ता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक बात और कही थी कि हम चाहें तो थोड़े बहुत चेंजेस जो है, थोड़े बहुत बदलाव प्रकृति में कर सकते हैं, बहुत बड़े बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने बहुत बड़े बदलाव कर लिया होता तो सुनामियों को रोक सकते थे हम, उठने वाले चक्रवातों को रोक सकते थे हम, है ना। ये हमारे बस में नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तारा। सबसे पहले तारा, ठीक है, तारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार। देखिए तारा क्या है, किसी भी चीज़ को तारा बनने के लिए उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि तारा बनने के लिए उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए पहले क्वालिटी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश होना चाहिए। तारा बनने के लिए इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्वयं का प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, स्वयं का प्रकाश होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए ताप, ताप इंग्लिश में बोलते हैं हीट। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइट। तो तारा बनने के लिए इसके अंदर दो चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। किसी भी तारे को तारा कहलाने के लिए, किसी भी तारे को तारा कहलाने के लिए उसके अंदर दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दो क्वालिटीज़ क्या है, या तो स्वयं का प्रकाश हो उसके अंदर, दूसरा क्या हो, स्वयं का ताप हो। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी तारा है नहीं है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं है। ठीक, दूसरी बात, ना तो स्वयं का ताप है। गॉट इट, मेरी बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने कहा कि तारा होने के लिए किसी भी चीज़ को तारा होने के लिए दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। जिस तरीके से सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं लूँ तो सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य तारा है। सूर्य क्या है, तारा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्वयं का ताप भी है और स्वयं का प्रकाश भी है। स्वयं का ताप भी है और स्वयं का प्रकाश भी है। इसी तरीके से और भी जो है तारे हैं ब्रह्मांड में, सिर्फ एक सूर्य तो सिर्फ एक तारा है, और ऐसे ऐसे पूरी आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि जो है ये तो सिर्फ एक तारा है और ब्रह्मांड में ऐसे 100 अरब तारे होते हैं। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, कितने, एक आकाशगंगा में कितने अरब तारे होते हैं, ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, धीरे धीरे हम क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया तारा होने के लिए क्या होना चाहिए, स्वयं का प्रकाश होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, स्वयं का ताप होना चाहिए। दूसरी बात और मैंने कहा सूर्य, सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, तारा है। कोई भी इसको ग्रह समझने की कोशिश ना करे। ठीक है, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ लिया था सूर्य क्या है, सूर्य का बहुत से लड़के जो है वहाँ पर लगा के चले आए थे कि सूर्य क्या है, ग्रह है। तो ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, तारा है। ठीक है, सूर्य तारा है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं चंद्रमा, चंद्रमा जिसको आप चंदा मामा कहते हैं, तो ये क्या है, तो चंद्रमा क्या है, तो दोस्तों चंद्रमा तारा नहीं है, चंद्रमा तारा नहीं है। कहीं आप अगर इसको तारा लगा के चले आएंगे तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आप कहोगे मास्टर ये क्या कह रहे हो, चमकता तो चांद भी है ना, चमकता तो चांद भी है। लेकिन नहीं दोस्तों, चांद चमकता जरूर है लेकिन इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। यह तारा, इसलिए यह तारा नहीं है। यह क्या है, यह उपग्रह है, यह ग्रह भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह ग्रहों की जो श्रेणी है, एक ग्रहों का मान है कि क्या नाम है कि एक आकार है ग्रहों का दिया हुआ, वो मान मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कि अगर कितने का मान कितना हो, किसी ग्रह का मान अगर उससे अधिक है तो वो ग्रह, अगर उससे कम है तो वह उपग्रह में आता है। ठीक है,
तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपने चंद्रमा को देख लिया, अगर कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा तारा नहीं है मेरे दोस्तों, चंद्रमा उपग्रह है, ये लगा के आइएगा, ठीक है। ये अगर आप तारा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं क्लास को, ठीक है। तो चलिए, मैंने बताया था ना आपको तारा, कोई तारा, ठीक है। तारा बनता कैसे है, अब हम बात करेंगे तारे। मैंने अभी आपको तो बता दिया कि इसके अंदर दो क्वालिटियाँ होनी चाहिए, एक ताप होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये तारा बनता कैसे है, ताप भी आए, जिसके अंदर ताप भी स्वयं का हो, प्रकाश भी स्वयं का हो, तो ये बनता कैसे है। चलिए हम अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि तारा बनता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तारा बनता कैसे है तो मैं बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये गैस के बादल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, लाइक दैट, आप देख पा रहे होंगे, ये गैस के बादल होते हैं, ठीक। गैस के बादल ये दूर दूर होते हैं, गैस और धूल के कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं। जब ये आपस में क्या होते हैं, पास आने लगते हैं, जब ये आपस में थोड़ा सा घने होने लगते हैं, इस तरीके से, लाइक दैट, इस तरीके से आप देख सकते होंगे। जब इस तरीके से घने होने लगते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, घर्षण होने लगता है। जब घर्षण होने लगता है तो गैसों का, जब गैसें आपस में पास आती हैं तो क्या होता है, घर्षण होने लगता है, ठीक है। जब ये घर्षण होने लगता है तो इससे क्या होती है, गर्म होने लगती है। गैसें जब गर्म हो जाती हैं तो ये क्या होती हैं, जल उठती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये जब जल उठती हैं, जब गैसें पास हो जाती हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, ये होता है इस, और जब ये इस स्टेज में होता है, जब गैसें दूर दूर होती हैं तो इसको हम बोलते हैं गैसीय बादल, गैसीय या विरल गैस कह लें आप, विरल गैस कह लें आप, विरल, विरल गैस, इसी को बोलते हैं विरल गैस। क्योंकि जब गैसें दूर दूर होती हैं तो इसी को बोलते हैं विरल गैस, या आप इसको गैसीय बादल भी कह सकते हैं, गैसीय बादल, विरल गैस या गैसीय बादल। लेकिन जब ये गैस आपस में करीब आ जाती हैं, जब ये आपस में घर्षण होने लगता है, जब ये जल उठती है, तो इसी को बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं इसको, निहारिका। इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला, इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला। यहीं से आपने पढ़ा होगा लुसेंट वगैरह में, इसी में दिया होता है कि नेबुला से, यानी कि निहारिका से ही तारों की उत्पत्ति होती है। लेकिन लुसेंट में सिर्फ इतना ही है कि जो है निहारिका से तारों की उत्पत्ति होती है, बस इतना ही बताया गया। लेकिन इससे आगे का स्टेज नहीं बताया गया कि ये जो निहारिका भी है वो कैसे बनती है। तो निहारिका दोस्तों विरल गैसों से बनती है, जो गैसें बहुत दूर दूर होती हैं। जब इन गैसों में जब आकर्षण होता है, जब ये गैसें पास आने लगती हैं तो क्या होती है, घर्षण बढ़ जाता है, गैसों में रगड़ होती है। जब गैसों में रगड़ होती है तो घर्षण बढ़ जाता है, घर्षण बढ़ने के साथ क्या होता है, गैसें जल उठती हैं। जब गैसें जल उठती है तो इनमें प्रकाश होता है, उसी प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, निहारिका या नेबुला बोलते हैं। जब ये नेबुला और गर्म हो जाती है, और जब गर्म हो जाती है तो ये क्या बनती है, तारा बनती है, ठीक है। ये क्या बन जाती है, तारा बन जाती है। और ये जब तारा बन जाती है, अब इसमें क्या है, स्वयं का प्रकाश भी आ जाता है और स्वयं का ताप भी हो जाता है। लेकिन जब इस समय के साथ, जब समय 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 चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, यानी कोई भी जियोग्राफी में अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ साल, तो कुछ साल यहाँ कुछ साल नहीं होता है, हजारों में बात होती है, लाखों में बात होती है। तो यानी कि इस तारे की उम्र लगभग करोड़ों में जब हो जाएगी, यानी 2000 करोड़ 4000 करोड़ साल का जब हो जाएगा, यानी जब इतने साल का जब ये तारा हो जाएगा तो अब आकर के ये क्या बन जाता है, लाल दाना। इसी को बोलते हैं लाल दाना। ये तारा क्या है, बहुत लाल एकदम हो जाएगा, एकदम जैसे दैत्य की तरह दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लाल दानव। एकदम लाल आग की तरह जो है, बिल्कुल लाल जो है, खून की तरह दिखने लगता है। क्योंकि जब इसके अंदर से प्रकाश, इसके अंदर से क्या हो रहा है, ताप धीरे 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 खत्म हो रहा होता है। तो इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, जब तारे के अंदर क्या होता है, जो है ताप खत्म हो रहा होता है और प्रकाश भी धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो रहा होता है। तो इस ये जो है तारा कुछ लाल दानव की तरह दिखाई देने लगता है, जिसे हम बोलते हैं जो है लाल तारा। और इसी स्टेज में तारे के अंदर
फैलाव भी होने लगता है। क्या होता है, जो है कण कण जो है जो है तारे के कण जो है धीरे 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 क्या होते हैं, दूर जाने लगते हैं। और जब ये दूर जाने लगते हैं तो इसमें एक विस्फोट होता है, तारा क्या होता है, विस्फोटित हो जाता है और ये दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, दो भागों में कैसे टूटता है, तो एक अगर, ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि तारा, जब ये जो तारा लाल दानव बनेगा और लाल दानव बन करके दोस्तों जब ये फूटेगा, जब इसमें विस्फोट होगा, तो यह दो स्टेज में जाता है। एक स्टेज को बोलते हैं, अगर यह क्या नाम है कि अगर यह 1.4 ये जो है सूर्य का द्रव्यमान है, ठीक है, यह सूर्य का द्रव्यमान है दोस्तों। अगर यह 1.4, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले तो ये 1.44 यानी 1.44 से द्रव्यमान से अगर कोई तारा जो विस्फोट हुआ है उसका आकार अगर 1.44 से अधिक है, कम है, अगर वो कम है यानी कि ये कम है, तो वो क्या बनेगा, श्वेत वामन। क्या बनेगा, श्वेत वामन। इसको बोलते हैं श्वेत वामन। ठीक है, यहीं पे हम जो है इस तारे को क्या बोलते हैं, आखिरी बार हम जो है चमकता हुआ देखते हैं इस तारे को, और ये सफ़ेद अब जो है प्रकाश लेकर के जो है आखिरी बार चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं कि सफ़ेद वामन। और इसमें जान तो होती है, लेकिन अब जो है ये कभी ना कभी ख़त्म होने वाला होता है। और जब ये ख़त्म हो जाता है तो आकर के एक स्टेज और बनती है और इसको बोलते हैं काला वामन। सॉरी, ये गोल नहीं बन रहा है, तो ये इसको बोलते हैं काला वामन। काला वामन। इस स्टेज पे आते आते तारे के अंदर सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, सारा प्रकाश खत्म हो जाता है और एक तारा जो है एक काले आकार के गोल जो है पिंड के रूप में रह जाता है और ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगता है। तो यहाँ पर आकर के तारे के जीवन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा स्टेज दोस्तों वो भी देख लीजिए। अगर कोई तारा 1.44 एग्जैक्ट वैल्यू जो कि सूर्य का द्रव्यमान है, ये दिया था चंद्रशेखरन, भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर। और जब उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि कोई भी अगर तारा सूर्य के द्रव्यमान यानी कि 1.44, इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा कोई यानी कि कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर सीमा वह सीमा है जो सूर्य के द्रव्यमान का, जो कि 1.44 गुना, यानी कि 1.44 गुना, जो भी जो है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 यानी कि 1.5 गुना कहें, एक तरीके से बोलें, जो भी जो है तारा जो है अगर सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना है तो वह ये स्टेज पे आता है, और अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम है तो वह ये स्टेज बनता है, यानी कि एक श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन के बाद वो काला वामन बन जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे स्टेज की। तो दूसरे स्टेज में 4 चीज़ें बनती हैं। अगर मैं इसको मिटा दूं, चलिए यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से हो जाए। चंद्रशेखर सीमा आप समझ गए होंगे, चंद्रशेखर सीमा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर कोई भी 1.44 से अगर बड़ा है तो यहाँ 4 स्टेज बनती हैं इसकी, 2 3 4। ठीक है, पहला स्टेज जो होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। यह एक सुप्त प्रसुप्त तारा है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये समझ लीजिए मरा हुआ तारा है। इसके अंदर कोई जो है ये सिर्फ गति करता रहता है और धीरे धीरे आकाशगंगा में घूमता रहता है चारों तरफ, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये एक मृत ही तारा समझिए इसको। उसके बाद आता है पल्सर। फिर होता है क्वेसर, फिर एक आता है ब्लैक होल। उम्मीद करता हूँ ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ 4 स्टेज बनती हैं। अगर वो 1.44 से कम है चंद्रशेखर सीमा से, यानी कि सूर्य के 1.5 गुना से कम है, तो वह बनता है श्वेत वामन। श्वेत वामन के बाद आखिरी बार यहीं पे हम तारे को चमकते हुआ देखते हैं। चमकने के बाद तारा क्या होता है, काला वामन बन जाता है, यानी कि काले पिंड के रूप में ब्रह्मांड में घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये इसकी जीवनी थी, यहाँ पर इसकी जीवनी ये समाप्त हो जाती है। लेकिन जब लाल दानों के बाद अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य से
सूर्य के 1.5 गुने से अधिक है, यानी कि चंद्रशेखर सीमा, जो कि सूर्य की चंद्रशेखर सीमा है उसका द्रव्यमान 1.5 गुना यानी कि 1.4 से अधिक है कोई भी तारे का द्रव्यमान, तो वह बनता है न्यूट्रॉन तारा बन सकता है, या पल्सर बन सकता है, या क्वेसर बन सकता है, या ब्लैक होल बन सकता है। ठीक है, जरूर ये इन चारों में से कोई एक ही बनेगा, चारों नहीं बनेगा, कोई एक ही बनेगा, या वो न्यूट्रॉन तारा बन सकता है, या वो पल्सर बन सकता है, या क्वेसर बन सकता है, या ब्लैक होल बन सकता है। तो न्यूट्रॉन तारे की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये ठीक है मृत तारे के समान होता है। जो पल्सर होता है इसकी एक खासियत होती है बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है, पल्सर जो है अपने स्थान पे बहुत तेज़ी के साथ घूमता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पल्सर रखा गया है। पल्सर आप जो है पल्सर बहुत तेज़ी के साथ, यानी कि बहुत तेज़ी, किसी गोले को आप बहुत तेज़ी के साथ जैसे नचा देते हैं, घिरनी जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से पल्सर जो है बहुत स्पीड के साथ जो है गति करता है वही। और उस पल्सर और क्वेसर सबसे तेज़ गति करते हैं, ठीक है, सबसे तीव्र गति करते हैं, सबसे तीव्र गति, सबसे तीव्र गति करते हैं। और जो ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल के लिए मैं आपको स्पेशल अभी इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इसने का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्लास को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप समझ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बार मैं रिपीट कर दूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला तारा जो है एक विरल गैस होती है जिसको गैसीय बादल बोलते हैं। जब ये गैसीय बादल आपस में करीब आने लगते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होने के बाद क्या होता है, ये रगड़ से क्या होते हैं, जल जाते हैं, जल उठते हैं। जब जल उठते हैं तो इनके अंदर प्रकाश आ जाता है। प्रकाश आने के साथ साथ में ताप बहुत तीव्र हो जाता है। जब ताप बहुत तीव्र हो जाता है तो ये बनते हैं तारा। तारा के बाद जब क्या होता है, कुछ समय बीत जाता है, यानी कि करोड़ों सालों के बाद जो है यह क्या होता है, धीरे धीरे तारे के अंदर क्या होने लगता है, प्रकाश खत्म होने लगता है और ताप भी खत्म होने लगता है। किसी भी कुएं से लगातार अगर पानी निकाला जाए तो एक समय में ऐसा आएगा कि कुएं का पानी तल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से कोई भी, अगर हम ही हैं, कोई भी है, जीव है, जंतु है, अगर वो दुनिया पे आया है तो अंततः उसको क्या है, मरना है, मृत्यु निश्चित है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में भी देखा जाता है, ठीक है। तो तारा तारा जब बहुत समय के बाद बहुत समय के बाद यानी कि करोड़ों सालों के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, प्रकाश खत्म होने लगता है। प्रकाश जब खत्म होने लगता है तो ताप भी खत्म होने लगता है। तो जब ताप खत्म होने लगता है तो इसके अंदर क्या होता है, फैलाव आने लगता है। जब इसके अंदर ताप खत्म होगा तो तारे के अंदर क्या होगा, फैलाव ज़्यादा आएगा। जब फैलाव ज़्यादा आएगा तो अगर वह चंद्रशेखर सीमा से कम है तो वह बनता है श्वेत वामन, और उसके बाद बनता है काला वामन। यहीं पे हम श्वेत वामन को ही, यहीं पे इसी स्टेज को हम बोलते हैं कि आखिरी बार जो है तारे को हम क्या बोलते हैं, चमकता हुआ, इसी को जीवाश्म तारा बोलते हैं। और आखिरी बार यही तारा क्या होता है, चमक रहा होता है। उसके बाद अगर कोई भी तारा जो है, जब इसमें विस्फोट होता है तो अगर वो तारा 1.44 से अधिक, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना अधिक है, यानी चंद्रशेखर सीमा से अधिक है, तो वह बनता है न्यूट्रॉन तारा, या बनता है पल्सर तारा, या बनता है क्वेसर तारा, या बनता है ब्लैक होल। पल्सर और क्वेसर सबसे तीव्र गति से अपने स्थान पर घूमने वाले क्या है, तारे हैं, ठीक है। अब ब्लैक होल की बात करेंगे हम फटाफट। देखिए, ब्लैक होल क्या चीज़ है। ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल एक ऐसा तारा है जिसके अंदर प्रकाश तो नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है, और ना ही ताप होता है, लेकिन ये इतना घनत्व होता है इसके अंदर, इतना घनत्व होता है, यानी कि किसी चीज़ को आप जैसे आप समझ लीजिए कि टीन है कोई, ठीक है, इतनी बड़ी टीन की चादर है, अगर आप उसको चपटा करते 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 इतनी छोटी गोली अगर बना दे, तो अगर वो टीन की चादर जो है 10 किलो की, अगर वो टीन की चादर रही होगी इतनी बड़ी, अगर आप उसको छोटा करते 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 एक छोटे से बॉल के रूप में ले आए, तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े 10 किलो की चादर को आपने इतने बड़े में समेट दिया। तो यानी कि उसका घनत्व, आपने इतना बड़ा घनत्व था, यानी इतनी बड़ी चादर थी, और उस चादर को ला करके अगर आपने इतने छोटे बॉल में बना दिया तो समझ सकते हैं आप उसका घनत्व कितना ज़्यादा हो गया। यानी कि उस छोटी सी बॉल का घनत्व तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में उस छोटी सी बॉल का जो है वज़न कितना है, 10 किलो है। तो आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितना ज़्यादा घनत्व होगा। उसी प्रकार से ये ब्लैक होल होता है, इसके अंदर इतना घनत्व होता है, इतना घनत्व, यानी कि किसी चीज़ को एकदम
बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर प्रेशर कर करके, क्योंकि ये इतना तेज़ जो है ये जो तारा होता है, ये तारा जो होता है घूमते 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 इतना संकुचित हो चुका होता है, इतना संकुचित हो चुका होता है कि यह सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, सूर्य से जो प्रकाश यहाँ से आ रहा है ये इसको बाहर ही नहीं निकलने देता है। इतना ज़्यादा जो है इसके अंदर डेंसिटी पाई जाती है, इतनी जो है घनत्व पाई जाती है। आपको बता दूं कि ब्लैक होल के 1 चम्मच मिट्टी का जो वज़न है, यानी कि 1 चम्मच मिट्टी का जो वज़न है, इसके 1 चम्मच मिट्टी का जो वज़न है वो 10 हाथियों के बराबर है, 10 हाथियों के बराबर है। आप समझ सकते हैं, अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा घनत्व होगा इसका। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लैक होल। और ब्लैक होल जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल भी निकलने नहीं देता है, क्योंकि इसका घनत्व इतना ज़्यादा है कि जो है किसी भी चीज़ को अपने से बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, किसी प्रकाश को अपने से बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, और ब्लैक होल की एक खासियत और भी है कि ब्लैक होल इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि यदि आप इसको मिसाइल से भी मारना चाहें तो ये इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। ये इतना हार्ड होता है, इतना पावरफुल होता है ब्लैक होल जिसको बोलते हैं। अगर ब्लैक होल आपकी पृथ्वी के अंदर अगर आ जाए तो आपकी पृथ्वी को जो है यह चीरता हुआ निकल जाएगा। समझ रहे हैं, अगर ये समझ लीजिए कि ये ब्लैक होल है, अगर ये ब्लैक होल पृथ्वी की कक्षा में आ जाए तो पृथ्वी को बीच से ऐसे चीरता हुआ निकल जाएगा, इतना पावरफुल ये होता है। ठीक है, और पृथ्वी को अगर बीच से चीरता हुआ निकल जाएगा तो सारे ज्वालामुखी क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और सारे ज्वालामुखी जब ऊपर आ जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। समझ गए, चारों तरफ लावा ही लावा होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल कितना खतरनाक है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। तारा के बाद आपका जो है आपको समझ में आएगा विरल गैस के बाद आपकी नेबुला। तारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नेबुला से होती है। ठीक है, तारे अगर 1.4 से अधिक है तो क्या बनता है, क्वेसर बनता है। ठीक है, न्यूट्रॉन बनता है, क्वेसर बनता है, पल्सर बनता है, और आपका क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है। जैसे कि अभी मैंने, अगर 1.44 से कम है तो क्या बनता है, श्वेत वामन बनता है। श्वेत वामन के बाद क्या बनता है, काला वामन बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई क्लास। और मैंने बताया था ब्लैक होल में बता सकते हैं आप 1 चम्मच में कितने हाथियों के वजन के बराबर होता है, जी हाँ 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है यहाँ। ठीक है, ब्लैक होल। और इसके लिए ठीक है, इतना ही अभी आप दीजिए। ठीक है, तो मैंने आपका जो है एक चीज़ और, सबसे तेज़ गति से घूमने वाला तारा कौन सा है, क्वेसर और पल्सर। तारों की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, नेबुला में। ठीक है, नेबुला में, तारों की उत्पत्ति नेबुला में। ठीक है, लाल दानव कब बनता है, करोड़ साल के बाद। ठीक है, तारे में विस्फोट कब होता है, जब वो लाल दानव बन जाता है। ठीक है, हाँ, चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है, चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है, चंद्रशेखर सीमा का मान, चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है, जी मैंने अभी बताया था आपको 1.44। ठीक है, कोई भी तारा अगर इससे अधिक है तो वो बनता है क्वेसर, पल्सर और ब्लैक होल। ठीक है, अगर इससे कम है तो बनता है श्वेत वामन, श्वेत वामन के बाद क्या बनता है, काला वामन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।